जय हिंद जय हिंद। बैठने की समस्या के लिए आवेदन पत्र, ये कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। काहे ताली बजा रहे थे लोग? बैठने की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। आज बायोलॉजी स्टार्ट करना। बैठ जाओ, नहीं सुनेंगे, बैठ जाओ, बैठो। देखिए हम लोग आज देखते हैं बायोलॉजी। ऑनलाइन वाले लोग ध्यान से समझते चलते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे, आप लोग को बैठने उठने में थोड़ा दिक्कत आएगा। भीड़ में तो कहीं कुचा उचा सकते हैं, कई बार सीट नहीं मिलेगा तो खड़े होकर पढ़ना पड़ जाएगा। ये सब चीज़ आपको खुद से एडजस्ट करना पड़ेगा। इसकी उम्मीद हमसे ना करें, ना ही संस्था से। जल्दी बैठ जा बाबू, तुम्हारा ये सब पर्सनल समस्या नहीं सॉल्व होगा। ये टॉपिक बायोलॉजी का है, ठीक है। अब कौन तो ये करिए ठई था, अगली दिन ही नहीं सुनना चाहते हम, ठीक है। तुमको कर रहे हैं सफ़ेद शर्ट। आइए, नर्सरी क्लास खत्म हो गया है तुम लोग का कि सर ये हमको उठा दिया, ये हमको पोंछ दिया, ये कॉपी कलम ले लिया। समझे? खड़ा होकर क्वेश्चन पूछने से पहले अपना स्टैंडर्ड भी देखा करो लोग। हाँ, और चिल्ला के बोल, जैसे लग रहा है इनका कोई बहुत बड़ा डाउट है, यूपीएससी का कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फंस गया इनका। एक तो अलग है, एगो किसका फोन छूट गया, किसी का चश्मा है। क्लास खत्म होगा तो रख देना है यहाँ पे, ठीक है। किसी का चश्मा छूट गया है, वहाँ जाके ले लेगा लोग यहाँ पे। देखिए हम लोग को क्या देखना है बाबू, बायोलॉजी। बायोलॉजी में दो हिस्सा हम लोग को पढ़ना। तो बायोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु को फादर ऑफ क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। इसमें दो हिस्से होते हैं, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी देखो, इसमें जानबूझ के टेंट लिख देते हैं ताकि डॉक्टर सब ऐसे ही लिखता है, ऐसे गोंज के। समझ में आ गया? देखो बाबू, पहला क्लास है तो पहला में भी थूर देंगे हम आ गए तो इसके बाद तुम्हारा नौटंकी बंद हो जाना चाहिए। और दूसरा क्या होता है? बॉटनी। क्या होता है? बॉटनी। बॉटनी क्या जनक किसे कहा जाता है? देखिए, जूलॉजी को कहा जाता है अरस्तु को, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। और बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस। बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस। 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 और जूलॉजी का अरस्तु। अरस्तु। अभी तुम लोग मन से पढ़ो। एगो तो पढ़ाने के बाद अलग टेंशन होता है। एगो डीएसपीया जो था 3 महीना का जेल काट के छूट गया है, जो पेपर लीक कराता है। तो पेपर लीक कराता है, एगो डीएसपी है, उसका भैया एगो पत्रकार है, और छूट गया है। और फिर तुम देखना बीपीएससी आ रहा है, मतलब माथा का दर्द है, लीक कराएगा, उसका भैया पत्रकार है। हाँ वही पूरी। हाँ, उसका भैया छूटा है, वो डीएसपी है। अब वो 3 महीना जेल काट के आया है। सोचो कितना शर्म की बात है, कोई डीएसपी 3 महीना जेल काट के आया यहाँ पर। हाँ, फिर जाएगा, शिक्षक बचा लेता है से उसको, क्योंकि जिसका कोचिंग नहीं चल रहा है वो क्या करेगा? दो तरह से पैसे आएंगे, या तो भैया जिसकी कोचिंग चल रही है फीस से आ जाएगा, और नहीं नहीं चल रहा है तो सेटिंग करके आ जाएंगे। बहुत हेडेक हो जाता है। वो डीएसपी छूट गया है और उसका भाई पत्रकार है, वो फील्डिंग करता है उसका। हाँ, हर चीज़ देखना पहले बताएगा, सेटिंग करके है। तो इसलिए तुम लोग मन से पढ़ो, क्योंकि अभी और टफ होते जा रहा है ये सब चीज़ें। तो खैर, पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते हैं। समाज में चोरों की तो कमी है नहीं। बताओ कितना शर्म की बात है, कोई डीएसपी होके कहाँ जाए, जेल जाए। हाँ, तो सोच रहा पत्रकार सबका क्या ही आजकल का वैल्यू रह गया है।
उसके भावा को जेल कराने वाले हम ही ना है। इसलिए देखिए उसका भावा पत्रकार हमेशा हमारा भड़कल रहता है। वो तो कैसे हो के भाभी को बचा दिए ना तो वो जेल गई रहती फिर हम सोचे कि महिला है जेल जाएगी तो ठीक नहीं लगेगा यहाँ, इसलिए वो पत्रकार भड़कल रहता है। देखिएगा एकदम उसे बस इतना पूछे कि तुम्हारा डीएसपी चोर भावा कहाँ है। इस बार दोनों को हस्बैंड वाइफ दोनों जाएगा से जेल। हम महिला सोच के छोड़ दिए यहाँ पर, वो वाले कि उसकी भावा जो डीएसपी है फर्जी नौकरी लिया है, फर्जी लिया है और ये पत्रकार मजबूरी में बन गया। इसका भी सेटिंग हो गया था, पैसा पकड़वा दिए। बस भड़कल रहता है एकदम यहाँ पे। इस बार तुम लोग इलाज करना। अस्तित्व तो बेच देते हैं पैसा के। एक तो फर्जी डिग्री लेके फर्जी तरीका से बीपीएससी में पैसा खिला के वो डीएसपी बना। उसके बाद वो जेल गया 3 महीना, क्योंकि पैसा निकाला था ना, खेत गिरवी रख के सेटिंग से पैसा दिया था वो। बस उसी के चक्कर में वहाँ पे कौन जगह एक ठो फारबिसगंज के पास एक जगह अररिया के पास, वहीं से पकड़ाया था वो। जेल बड़ी बड़ी दिक्कत है बाबू। धांधली में इन सोचरों को गोली मार देना चाहिए सड़क पे जो पेपर लीक करे सब। नार्को टेस्ट कराओ, सीधे क्या करो, गोली मार दो। हाँ क्या खत्म हुआ? जॉब, फिर पैसा खिया के बचा लिया, फिर जाएगा जेल। अब की बार पत्रकार की भैया भाभी दोनों जाएंगे लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं। लोग पहले क्या देखेंगे, लोग जूलॉजी पहले क्या देख लेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, बॉटनी। पहले क्या देखेंगे, जूलॉजी, उसके बाद बॉटनी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जूलॉजी और बॉटनी। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि बॉटनी टफ है, ये ज्यादा इजी है, ये उससे भी इजी है। तो हम तो क्या देखते हैं, जूलॉजी के बारे में। पेड़ पौधों के बारे में बॉटनी में पढ़ना है और इसके बारे में जूलॉजी में पढ़ना है। देखिए हमारा शरीर बना है कोशिकाओं से। किससे बना है? कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है। कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है। कोशिका हमारे सबसे छोटी की यूनिट है। क्या है? यूनिट। यूनिट मतलब इकाई। इकाई उसे कहते हैं जिसे आप सब कुछ सप्लाई रोक दीजिएगा फिर भी वो अपने लिए काम कर सकता है। जैसे देश की सबसे छोटी इकाई एक परिवार होता है। देश की सबसे छोटी इकाई परिवार होता है। परिवार अपने लिए घर भी रखता है, अपनी अर्थव्यवस्था का भी जगह रखता है, अपने लिए हर चीज का व्यवस्था रखता है। एक परिवार में देखिएगा उसके पास इनकम का भी रास्ता है, साफ सफाई के लिए भी है, ड्रेनेज के लिए भी है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी है, सुरक्षा के लिए गेट वेट होगा, सब होगा। तो देश की सबसे छोटी इकाई परिवार। गांव है या परिवार? परिवार। परिवार से नीचे छोटा फिर कुछ नहीं होगा यहाँ पे। फिर सबसे छोटी इकाई कौन है? परिवार। क्या देश का सबसे छोटा हिस्सा परिवार है? तो कोई ढेला रख दीजिएगा ईंटा का, ये देश का सबसे छोटा अंग। अंग नहीं है, इकाई है। तो शरीर की सबसे छोटा अंग कोशिका है या इकाई है? इकाई कहने का मतलब वो अपने सारे काम खुद से कर सकता है। जैसे कोशिका अपना सारा काम कर लेगा, अपने लिए भोजन बना लेगा, ऊर्जा बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा, सुरक्षा कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, अगर कोई चीज गड़बड़ है तो उसे ठीक कर लेगा, दोबारा निर्माण कर लेगा, साफ सफाई कर लेगा, दूसरे से सुरक्षा कर देगा, सारा काम अपने से कर सकता है। तो शरीर का सबसे छोटा अंग या इकाई? सबसे छोटी इकाई कोशिका। हमारा शरीर किससे बना है? कोशिका। किससे बना है? कोशिका। हमारा शरीर किससे बना है? कोशिका। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। कोशिकाओं के समूह को उत्तक। कई कोशिका मिल जाएगी तो क्या बनेगा? उत्तक। कई कोशिका मिलेगी तो क्या बनेगा? उत्तक। क्या बनेगा? उत्तक। क्या बनेगा? उत्तक। उत्तक के बाद क्या बनेगा? अंग। उत्तक के बाद अंग। उत्तक के बाद अंग के बाद अंग के बाद शरीर। हाँ, अंग के बाद क्या बोल रही थी? अंग तंत्र। अच्छा याद करके, अंग के बाद अंग तंत्र और शरीर तंत्र। कोशिका मिल गए उत्तक, उत्तक मिल गए अंग, अंग के बाद शरीर। हमारा शरीर किससे बना है? अंगों से। अंग किससे बना है? उत्तक किससे बना है? कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? कोशिका। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? कोशिका। हमारी कोशिका एक झिल्ली नुमा संरचना के अंदर होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। कोशिका की बाहर की झिल्ली को क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली के अंदर ऊर्जा बनाने के लिए माइटोकांड्रिया होता है। क्या होता है? कोशिका को ऊर्जा देता है माइटोकांड्रिया। कोशिका को ऊर्जा देगा माइटोकांड्रिया। ऊर्जा निर्माण कौन करेगा? माइटोकांड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा निर्माण के लिए क्रेब्स साइकिल का प्रयोग करता है। कौन साइकिल? क्रेब्स साइकिल। कौन साइकिल? क्रेब्स साइकिल। कौन साइकिल? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहां चलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा गृह किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा किस साइकिल से बनाता है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से 38 एटीपी बनता है। क्या बनता है? 38 एटीपी मिलकर क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज। क्या बनाएंगे? एक ग्लूकोज। 38 एटीपी मिलकर एक। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाएगा? एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी। एटीपी बनाने के लिए कौन साइकिल? कितने एटीपी? 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज। हमें ऊर्जा किससे मिलेगी? ग्लूकोज से। हमें ऊर्जा किससे मिलेगी? क्रेब्स साइकिल कहां चलेगा? अब शरीर के विकास के लिए चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करेगा। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण राइबो। कोई दिक्कत? बताइए। ऊर्जा निर्माण प्रोटीन निर्माण ऊर्जा निर्माण। अब देखिए राइबोसोम जो होता है इसमें हम लोग को प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन हाउस या प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। हमारा शरीर जो है अगर वो विकास करेगा तो प्रोटीन से करेगा, और उसके ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, विकास के लिए राइबोसोम। राइबोसोम क्या बनाएगा? प्रोटीन। राइबोसोम क्या बनाएगा? ऊर्जा बनाएगा। ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा गोल्गी बॉडी। कौन ले जाएगा? गोल्गी बॉडी। गोल्गी। कोई दिक्कत? गोल्गी बॉडी परिवहन का काम करेगा। कोशिका में परिवहन का काम कैसा परिवहन? देखिए मान के चलिए कि हम जीभ से ऐसे बोल रहे हैं, हमारे हाथ पैर को बहुत कम मेहनत करना पड़ रहा है, तो हमारा शरीर ट्रांसफर करेगा ऊर्जा को कहाँ पर? जीभ। लेकिन कोई धावक है दौड़ने वाला, उसका ट्रांसफर कहाँ करेगा? पैर पे करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जिसको जहां ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है वहां ऊर्जा ट्रांसफर कौन करता है? कौन करेगा? गोल्गी बॉडी। किसी को कोई दिक्कत? कौन करता है? गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी जो होता है इसे ऊर्जा का परिवहन के नाम से जानते हैं यहाँ पे। तो अगर ये गोल्गी बॉडी नहीं रहेगा तो ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जाएगी, तो गोल्गी बॉडी जरूरी है कि नहीं? आप बताओ, कोशिका सबसे छोटा दिख रहा है या कोशिका के अंदर भी है सब? अब तक तो पढ़ते होंगे शरीर की सबसे छोटा अंग कौन है? कोशिका। अब बुझा गया? अंग है या इकाई है? अंग सारा काम नहीं कर सकता, इकाई अपना सारा काम कर सकता है। तो बताइए ऊर्जा बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, परिवहन करेगा, गोल्गी बॉडी परिवहन करेगा। पानी जरूरी है सारी चीजों के लिए, तो पानी को स्टोर करेगा वैक्यूल्स। पानी को स्टोर करेगा वैक्यूल्स। पानी स्टोर करेगा वैक्यूल्स। पानी स्टोर करेगा वैक्यूल्स। पानी स्टोर कौन करेगा? वैक्यूल्स। कौन करेगा? वैक्यूल्स। अब ये कोशिका जो होती है गोल होती है, अगर इस पे लोड पड़ेगा तो पचक जाएगा। क्या हो जाएगा? पचक जाएगा। तो जगह जगह पिलर देने की जरूरत है कि नहीं? तो पिलर देंगे ना, नहीं तो क्या हो जाएगा? पचक जाएगा। हमारे शरीर में हड्डी क्या काम करता है? पिलर का काम करता है, तो पचक जाएगा। जैसे पेट में हड्डी नहीं है, दाबेंगे तो पचक जाएगा। अब चेस्ट पे हड्डी है, नहीं दबेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो पूरी कोशिका जो एकदम छोटी कोशिका होती है, इसे भी बचाने की जरूरत है। तो इसे बचाने के लिए होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। अंग्रेजी में क्या कहें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका का कंकाल। कोशिका का कंकाल। कोशिका का कंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताइए जल परिवहन। अब परिवहन का काम? जल स्टोर, कंकाल, एंडोप्लाज्मिक। एंडोप्लाज्मिक हाँ, प्रोटीन फैक्ट्री, ऊर्जा निर्माण। ऊर्जा निर्माण माइक्रो। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए हो सकता है कि इसमें कोई कोशिका खराब हो जाए, मतलब राइबोसोम खराब हो जाए या कोई अंग खराब हो जाए, तो जो खराब हो जाए उसे मार के खत्म कर देता है लाइसोसोम। अगर कोई खराब हो जाए तो मार के खत्म करेगा। अगर वैक्यूल्स खत्म हो गया मार के खत्म कर देगा। मार के खत्म करेगा। तो बताइए कोशिका के अंदर सफाई कौन करता है? जल स्टोर, परिवहन, ऊर्जा निर्माण, प्रोटीन निर्माण, कंकाल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कंकाल,
कंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। परिवहन का काम गाजी बॉडी। परिवहन का काम, सफाई का काम, सफाई का काम। और कोई गड़बड़ हुआ है तो उसे मार देगा कौन? लाइसोसोम। अगर सब का सब गड़बड़ हो गया तो लाइसोसोम अपने को फाड़ लेगा। अगर कोई एक दो गड़बड़ है तो मारेगा जाके। और अगर सारा का सारा कोशिका के अंग गड़बड़ है तो फाड़ लेगा कौन? और जैसे लाइसोसोम फटेगा, इसके अंदर एक जल अपघटक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? लाइसोसोम के अंदर कौन एंजाइम? लाइसोसोम के अंदर कौन एंजाइम? कौन एंजाइम? जल अपघटक एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर कौन एंजाइम? जल अपघटक एंजाइम। कौन एंजाइम? जल अपघटक एंजाइम किसको मार देगा? पूरी कोशिका को मार देगा। तो अगर ये फट गया तो पूरी कोशिका मर जाएगी। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। एनी प्रॉब्लम? बताइए, ये कौन है? वैक्यूल। जल स्टोर करेगा, जल स्टोर करेगा। परिवहन, हाँ, प्रोटीन। अब ध्यान से देख लीजिए, हम पूछते हैं थोड़ी देर में, टाइम खत्म। चलिए, आत्महत्या की थैली, प्रोटीन फैक्ट्री, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, किसमें? जल अपघटक एंजाइम। सफाई का काम, प्रोटीन निर्माण। क्रेब साइकिल किसमें? क्रेब साइकिल से कितने एटीपी? कितने एटीपी? 38 एटीपी। 38 एटीपी मिलकर क्या बनाए? कोशिका के अंदर जल अवशोषण, जल रोकने के काम। परिवहन, परिवहन, हाँ, कोशिका विभाजन का काम सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन, सुनिए ध्यान से, मान के चलिए वैक्यूल्स खराब हो गया, इसे मारेगा कौन? लाइसोसोम। अब तो मार दिया लाइसोसोम, तो दूसरा वैक्यूल्स बनना चाहिए ना जी। तो कोई भी टूट फूट की पूर्ति कौन करेगा? टूट फूट की पूर्ति, दोबारा निर्माण, सेंट्रोसोम। तो दोबारा निर्माण को बायोलॉजी में हम डिवीजन कहते हैं या विभाजन कहते हैं। विभाजन का मतलब टूटना नहीं, बायोलॉजी में विभाजन का मतलब टूटने के बाद दोबारा बनना। विभाजन का मतलब टूटना या टूटने के बाद दोबारा बनना। तो बायोलॉजी में उल्टा अर्थ हो जाता है। समझ में आ गया? बताइए, कोशिका का टूट कर दोबारा बनना क्या कहलाएगा? विभाजन। कौन बनाएगा? सेंट्रोसोम। कोशिका में विभाजन, कोशिका में विभाजन कौन करेगा? सेंट्रोसोम। कौन करेगा? कोशिका विभाजन, सेंट्रोसोम। अगर सेंट्रोसोम ज्यादा है तो मजबूत है तो थरथरा के कोशिका विभाजन हो जाएगा, और कमजोर है तो नहीं होगा। मारने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम हमारा गाल्जी बॉडी का कपार फोड़ दिया, गाल्जी बॉडी मर गया, तो उसकी जगह कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? अगर सेंट्रोसोम नहीं है तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं होता है, हमारे ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं होता। इसलिए पुलिस कहती है कि मोटरसाइकिल चलाओ तो हेलमेट लगाओ, क्योंकि अगर कपार फूटेगा तो चमड़ा, बाहर के चमड़ा में सेंट्रोसोम है, यहाँ बाहर जो मांस है छोटा पतला और उसमें है जो खोपड़िया है उसमें है सेंट्रोसोम। लेकिन खोपड़िया फोड़ के अंदर जो भेजा है, गुद्दी जिसको बोलता है तुम लोग, भेजा, समझ में गया? भेजा, उसमें सेंट्रोसोम नहीं है। अगर चोट लग गया, कपार फोड़ दिया, ऊपर से फूटा, सेंट्रोसोम ठीक कर देगा। कट गया, साट लीजिए, सेंट्रोसोम ठीक कर। फूट गया, सेंट्रोसोम ठीक है। कपारवा फूट गया, सेंट्रोसोम ठीक कर देगा। अगर फूट के अंदर चल गया, वहां सेंट्रोसोम नहीं है, अब ना बचतो। इसलिए देखे होंगे वहां चीजें ठीक नहीं होती है। अगर भयानक इंजरी है तो खत्म है कहानी, नहीं तो अगर दब उब गया है तो भी देखिएगा एक और से लकवा मार देगा, या सुनना कम होगा, चलना फिरना बंद हो जाएगा, गजनी बन जाएंगे या तेरे नाम बन जाएंगे, कोनो होगा, लेकिन हो गए आप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की सब खुश है, सब हमको मार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब खुश है सब। सेंट्रो से हम लोग का तो भेजे नहीं है, पूरा खुश है सब। हम लोग एकदम सुरक्षित, कितना मार दो कुछ ना हो तो डम डम बोल के खत्म हो जाते जा यहाँ पे। तो बताइए, लड़की लोग कोई दिक्कत? पूरा गुस्सियाई रहती है अंदर से।
गुस्सा रहती है लेकिन बोल नहीं पाती ये सब। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया, अब खोजकर्ता पढ़ाएंगे, पहले मेन टॉपिक पढ़ो ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया है, मतलब पूरा टॉपिक में उसको सबसे इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है? अल्टमैन ने किया। जो मेन टॉपिक पढ़ो उसके बाद धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? चलिए बताइए, क्या ब्रेन के अंदर सेंट्रोसोम है? क्या ब्रेन में कोशिका विभाजन होगा? टूट फूट होगा तो ठीक होगा? नहीं होगा। ब्रेन बहुत खतरनाक होता है। सेंट्रोसोम छिपकली की पूंछ में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए छिपकली के पोछिया मार के गिरा देंगे तो दोबारा निकल जाएगा। मार देंगे तो पोछिया छोड़ देती है, आपके ऊपर ही गिरा देगी, कहेगी उसको देख देख, जब तक भाग जाएगी अपने। आप कहेंगे जा कहाँ गई, का पूंछ गिर गया, लेकिन दोबारा निकल जाएगा। चूहा के पूंछ में भी, बड़का चूहा के पोछुआ पकड़ेंगे ना, पोछिया हाथों में छोड़ के भाग जाएगा, कह रख लो जा रहे हो, दोबारा निकल जाएगा मेरा। पोछिया छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है। सेल डिवीजन बहुत तेजी से। हम लोग के शरीर में सबसे तेजी से सेल डिवीजन लीवर में होता है। दाहिने साइड में इतना बड़का होता है लीवर, तो सबसे तेजी से सेल डिवीजन लीवर में, इतना तेजी से सेल डिवीजन होता है कि पूरा लीवर काट के आधा छोड़ दीजिए, आधा का फिर काट के आधा छोड़ दीजिए, इतनी सा लीवर छोड़िए, फिर वो 1 साल बाद बढ़ के बड़ा हो जाएगा। जिस तरह जोरन कैसे बढ़ जाता है, दही में तो इनसे जोरन डाल दीजिए बना देता है ना, वही जोरन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। जोरन का काम कौन करेगा? तो हमारे शरीर में कोशिका विभाजन सबसे तेजी से कोशिका विभाजन सबसे तेजी से कहाँ होता है? लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर लेफ्ट साइड की राइट साइड? लीवर में अगर चाकू मार देंगे तो ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल लीवर में ठीक हो जाएगा। इसलिए कभी भी आपको लड़ाई झगड़ा हो, कोई चाकू मारने आए तो उसे रोक दीजिएगा, रुक, एकदम रुक, इधर नहीं मारना है, चल इधर मार देगा, अब जाओ, अब जाओ, चलिएगा डॉक्टर साहब के पास, साहब चाकू मार दिए, टेंशन नहीं लेना है, लीवर मारा है, ठीक हो जाएंगे हम। समझ में आ गया? तो बताइए लड़की लोग बताओ, लेफ्ट साइड चाकू मारेगा कि राइट साइड? अरे गधई, चाकू काहे मारेगा? भाग जाना है। कोई चाकू मारे तो क्या करना है? भाग जाना है। करिए हाँ सर, राइट साइड। बताओ, कोई चाकू मारे तो क्या करना है? भाग जाना। खरी से राइट साइड, राइट साइड। किसी को दिक्कत? सबसे तेजी से कोशिका विभाजन हाँ होता ही नहीं है कोशिका। ब्रेन जहां वसा होता है ना, चर्बी, वहां सेल डिवीजन धीमी हो जाती है। वसा जहां चर्बी होगा, आपके हथेली पे ना चर्बी ज़्यादा होता है और पैर के पंजे पे चर्बी ज़्यादा होता है। जहाँ ज़्यादा चर्बी देखने को मिलेगा ना, वहाँ सेल डिवीजन कम हो जाता है, क्योंकि सेल अलग चीज़ होता है, चर्बी अलग चीज़ होता है। चर्बी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है यहाँ पे। इसलिए आप क्या कीजिएगा, अपने हाथ में कभी देखिएगा इधर कटेगा तो जल्दी सट जाएगा, और वही हथेलिया उलाट के ए साइड तनी काट के देखिएगा, इसे थोड़ा सटबे नहीं करेगा। कभी सब्जी काटते समय इधरिया से कट जाता होगा उंगलिया यहाँ पे, अरे रोवा देता होगा एकदम यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ज़्यादा पर आता है, और सब्जी उब्जी काटने में लगिए जाता है, नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, वसा ज्यादा है, तो जहाँ वसा ज्यादा होगा वहाँ सेल डिवीजन थोड़ा क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ना कट उठ जाता है तो सेल डिवीजन धीमा होने लगता है। अब ब्रेन में सेल डिवीजन होता है? ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता। सेल डिवीजन अच्छा चीज है, खराब? अच्छा चीज। लेकिन अगर ये सेल डिवीजन ज्यादा होने लगे तो कैंसर हो जाता है। सेल डिवीजन ज्यादा हो गया तो कैंसर। सेल डिवीजन मतलब होता है कि कोशिकाओं का निर्माण। अब एक बात बताओ, जैसे ये क्लासरूम है, इसमें सारे बच्चे बैठे हैं, कुछ एक्स्ट्रा बच्चे हैं, 200-250 खड़े होंगे, यहाँ पे खड़े होंगे बच्चे। अगर हम इसमें 5-6 बच्चों को 4-5 बैच के और बुला ले, कहते बीपीएससी वाले भी इसी में आ जाओ, यूपीएससी वाले भी इसी में आ जाओ, दरोगा वाला भी इसी में आ जाओ, टेस्ट सीरीज भी इसी में आ जाओ, टॉनिक बैच भी इसी में आ जाओ, पॉकेट जी के भी इसी में आ जाओ, इंग्लिश भी इसी में आ जाओ, मैथ भी इसी में आ जाओ, रीजनिंग भी इसमें आ जाओ,
नीट भी इसी में आ जाओ, जेई भी इसमें आ जाओ, नीट ड्रॉपर भी आ जाओ, जेई ड्रॉपर भी आ जाओ, एनडीए आ जाए, डिफेंस आ जाए, बोरिंग रोड का भी सेंटर आ जाए, प्रयागराज का भी सेंटर आ जाओ। ये क्या हो रहा है? सेल डिवीजन। क्या हो रहा है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हो रहा है ना। अब हम कहेंगे एक काम करो, प्रयागराज में नीट वाले भी आ जाए, सेल डिवीजन हो गया। दिल्ली वाले भी आ जाए, सेल डिवीजन हो रहा है। गुवाहाटी वाले आ जाए, देहरादून वाले आ जाए, पूरा सेल डिवीजन आ जाए यहीं पे। बताओ तुम लोग का हाल क्या होगा? मर जाओगे? मर जाओगे? दबा के चपा के मर जाओगे? क्या तुम्हें कोई बीमारी हुआ था? तुम्हारी ही कोशिका ने आके तुम्ही को दबा के मार दिया। यही होता है कैंसर। कैंसर में कुछ भी खतरनाक चीज अलग नहीं होता है। कैंसर में बस ये होता है कि कोशिकाएं इतनी ज्यादा बनने लगती हैं, इतनी ज्यादा बनने लगती हैं कि खुद की कोशिकाओं को दबा देती हैं। और जब ये प्रॉब्लम कब आता है? जब ये कोई जरूरी अंग के पास सेल डिवीजन होने लगे। जैसे हाथ के पास सेल डिवीजन हो जाता है, यहाँ नस बढ़ने लगेगा, यहाँ एक्स्ट्रा मांस दिखने लगेगा, फूलने लगेगा, चलेगा। हार्ट के पास, हार्ट के अगल बगल में थोड़ा खाली जगह है ताकि वो धड़क सके। खाली जगह क्या हो सके? धड़क सके। वही खाली का जगह में सेल डिवीजन होने लगे तो हार्ट धड़के, कह के रे भाई इतना अड़सा क्या कर रहा है, हम धड़क तो कैसे, हम कह रहे धड़क तो सेंट्रोसोम है और बनाएगा और बनाएगा, धड़ 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 बनाते बनाते एक समय देगा हार्ट को जगह नहीं मिलेगा तो हार्ट बैठ जाएगा। जो साथू नहीं। या फिर कोई ब्लड की नसें हैं, ब्लड में कैंसर हो जाए तो ब्लड 5 लीटर फ्लो करने के लिए उसमें WBC की संख्या 10,000 होना चाहिए। 10,000 की जगह 70,000 हो जाए तो जाम हो जाएगा, ब्लड नस में जाम हो जाएगा। तो पहले शुरू में झिंझनी होगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उस जगह पे कमजोरी होगा, सीढ़ी नहीं चढ़ल जाएगा, थकान होगा। और अंदर सेल डिवीजन हो रहा है, इतना भीड़ कर देगा कि ब्लडवा एक जगह रुक जाएगा, फिर एक जगह पैरालिसिस मारेगा, लकवा मारेगा, खाना पीना बंद होगा, धीरे 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 चले जाएगा। कैंसर किस कारण होता है? सेल डिवीजन। क्या इसमें कोई बाहर से बैक्टीरिया वायरस आता है? क्या इसमें कोई बीमारी बाहर से आती है? अब अगर बाहर से आती ना तो आपका शरीर तुरंत डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देता है। अगर कोई चीज बाहर से एंट्री करेगा तो वहां पर ना आपको दर्द होगा, वहां पे क्या होगा? दर्द होगा और आपको बुखार आएगा, ताकि शरीर आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि फॉरेन बॉडी आ चुकी है। लेकिन ये कैंसर बाहर से आता है तो अपने सेंट्रोसोम ससुरा पगला जाता है। किसी का सेंट्रोसोम अगर पगला गया तो एक्स्ट्रा बनाने लगेगा, कोशिका को एक्स्ट्रा बनाने लगेगा। अब बगल की कोशिका बोलेगी ही नहीं। जैसे आप में से कोई विद्यार्थी बगल के विद्यार्थी को बोलता है? नहीं बोलता है, क्योंकि पता है कि भाई इसी क्लास का है। लेकिन अगर इसी क्लास में कोई 55 साल का आदमी आ जाएगा, तुम फट से बोलेगा फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी, तुमको लगने लगेगा फॉरेन बॉडी। लेकिन कैंसर में क्या फॉरेन बॉडी लगता है? अरे वही कोशिका है, उसी की संख्या क्या हो गई है? बढ़ते गई। और बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई है कि किसी जरूरी अंग के लिए जगह छोड़ने के लिए जगह ही खत्म कर दी है। और यही सेल डिवीजन होते 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 अगर ब्रेन में पहुंच गया। अब आप कहेंगे कि ब्रेन में तो सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं होता है सेंट्रोसोम, लेकिन ब्रेन में उसके सपोर्ट देने के लिए एक गिलियल सेल होता है। कौन सेल? तो ब्रेन को सपोर्ट देने के लिए कौन सेल होता है? तो क्या ब्रेन में सेंट्रोसोम होता है? तो ब्रेन में क्या सेल डिवीजन होगा? तो क्या ब्रेन में कैंसर हो सकता है? नहीं। लेकिन ब्रेन को सपोर्ट देने के लिए होता है गिलियल सेल। कौन सेल? गिलियल सेल। ये इसको क्या करता है? सपोर्ट देता है। और गिलियल सेल कमजोर होता है तो फिर नया बनता है, फिर नया बनता है। और कभी जो ससुरा इस गिलियल सेल का सेंट्रोसोम ही पगला गया। किसका सेंट्रोसोम? गिलियल। तो गिलियल सेल ज्यादा बनाएगा कि कम? ज्यादा। अब जब ज्यादा बनाने लगेगा तो ब्रेन में जगह है नहीं, तो ब्रेन को क्या करेगा? धीरे 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 दबाना चालू करेगा। जब दबाएगा तो ब्रेन को लगेगा अरे लगता है कुछ खा लिया, उल्टा सीधा, उल्टी कराओ। तो ब्रेन अपने हिसाब से सोचेगा उल्टी कराते हैं, तो उस मरीज को पहले उल्टी होगा, फिर कहेगा लगता है ये आदमी सोया नहीं, इसको सुलाओ। तो ब्रेन उसको सुलाएगा, फिर कहता लगता है इसको कमजोरी, इसको काम करने से रोको। उसका दहिया भर रहेगा, काम करेगा मन नहीं करेगा, धीरे धीरे। और ब्रेन को नहीं पता चल रहा हो क्या रहा है, क्योंकि ब्रेन को सपोर्ट देने वाला गिलियल सेल में कोशिकाएं बढ़ रही है। अब ब्रेन को दबा रही हैं। जैसे आपके बगल का कोई आदमी आपको ढकेले तो पहले धीरे धीरे एक्टिविटी करे, ए भाई इन्ने का है, ये भाई इन्ने, आराम से हो, आराम से। और से 25-30 को ढकलते चपा के आप ही मर जा। नहीं समझ में आ गया? तो
कैंसर में स्टेज 1 और स्टेज 2 पता ही नहीं चलता है। और कैंसर की पहली खासियत ये कभी दर्द नहीं करता है जब तक ये 3rd स्टेज ना आ जाए। समझ में आ गया? अमूमन लोगों को लगता है तनी मनी गांठ है, ये है वो है, जांच कर लो। कैंसर में बहुत खतरनाक होता है। तो हमारा ही शरीर हम ही को मार देता है। किसमें? हमारा खुद का शरीर किसको मार देता है? कैंसर में। किसी को कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? सरदार जी, कोशिका विभाजन समझ में आ रहा है? कैंसर आजकल एकदम कॉमन हो चुका है। और आप समझिए हमारे शरीर में प्रतिदिन लाखों सेल डिवीजन होते हैं, प्रतिदिन लाखों। जैसे हम यहाँ पैसे मारे, यहाँ पैसे मारे, कम से कम इतना दूर में 5000 सेल डिवीजन होगा। अभी हल्का सा झंझनाहट होगा, कुछ कोशिकाएं मरी होंगी सेंट्रोसोम, इतना दूर में 5000 क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। अगर उसमें एको गो गलत हुआ, एको ठो गलत सेल डिवीजन हुआ, किसका रूप लेगा? कैंसर। प्रतिदिन हम लोग के शरीर में लाखों सेल डिवीजन होते हैं, एड़ी से लेकर चोटी तक लाखों सेल डिवीजन होते हैं। अगर उसमें से एक भी सेल डिवीजन गलत हुआ और वो बच गया तो क्या करेगा? कैंसर का रूप लेना चालू करेगा। सेल डिवीजन इतना खतरनाक चीज है। तो कैंसर के लिए उत्तरदायी कौन हो जाता है? क्या ब्रेन में कैंसर होता है? लेकिन ब्रेन का जो सपोर्टिव सेल होता है, गिलियल सेल, उसमें हो जाता है। और वो क्या होता है? बढ़ने लगता है, तो गांठ बनाने लगता है। जब बढ़ेगा ज्यादा, कोई भी चीज ज्यादा होगा तो इकट्ठा हो जाएगा, तो इकट्ठा होगा तो क्या बनाने लगेगा? गांठ बनाने लगेगा। गांठ बनाते 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 गांठ को बायोलॉजिकल टर्म में ट्यूमर बोलते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूमर। तो ब्रेन में क्या बनना चालू होगा? ट्यूमर। ब्रेन में क्या चालू होगा? ट्यूमर। ट्यूमर बनते 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 ब्रेन को एकदम सुस्त करेगा, फिर ब्रेन दबना चालू करेगा। ब्रेन क्या होगा? दबेगा। और ब्रेन कोई अंग नहीं है, ब्रेन एक स्विच है, जहाँ हर चीज़ का स्विच है। जैसे हमको हाथ नीचे करना है ना, तो यहीं से कंट्रोल हो रहा है। तो ये जब यहाँ कैंसर होगा, ट्यूमर होगा, तो कोई ना कोई अंग दबेगा, किसी ना किसी स्विच को ऑफ होगा, तो कहीं ना कहीं का स्विच ऑफ होगा। मान के चलिए एक और दबा तो दाहिना पैर काम करना छोड़ दिया, फिर अगला होगा तो बायां काम करना छोड़ देगा, फिर धीरे धीरे अगर पीछे से दबाव बनने लगा तो बोलना छोड़ देगा मरीज, लड़खड़ा के बोलेगा खाया खाया खाया, धीरे धीरे लड़खड़ा के जबान बंद होगा। धीरे धीरे उसका किस अंग में किधर किधर ट्यूमर बना है ये डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? इसको रोक नहीं सकते हैं, इसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दिखता ही तो नहीं है। सरसों के दाना में 1000 कोशिकाएं होती हैं। सरसों की दाना में कितनी कोशिकाएं? बताओ कौन सही है कौन खराब है, कैसे पता चलेगा? कैंसर की बस एक खासियत होती है कि कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर। कैंसर ताकतवर नहीं है, कैंसर कमजोर है। और जैसे नाली है कि आपके घर के आगे कचरा वाली नाली बहती होगी, आप एक काम कीजिए, डेली अपने घर का 2-4 को कचरा उसमें डालते 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 देखिएगा एक बार नाली जाम हो जाएगा। क्या उसमें पत्थर डाले थे, कागज, प्लास्टिक, यही सब डाल डाल के क्या करते? बंद कर देते। कैंसर भी यही करता है। तो कैंसर की एक ही पहचान है, बहुत कमज़ोर होता है। इसलिए एक ऐसा केमिकल दिया जाता है ना, ऐसा केमिकल जो कमज़ोर कोशिकाओं को क्या कर दे? मार दे। कमज़ोर कोशिकाओं को, उसी को केमिकल को कहते हैं कीमो। क्या कहेंगे? कीमो। उसके शरीर में दे दिया जाता है। अब वो कीमो की खराबी कमज़ोर कोशिकाओं के पूरा शरीर में तरतरा के मार देता है, पूरे शरीर में एकदम शरीर कमजोर होगा, एकदम दर्द करेगा। अब इसमें समस्या समझो, जो अच्छी कोशिकाएं हैं जो अभी अभी बनी है, वो बनते के साथ तो मजबूत नहीं होंगी, वो बनते के साथ क्या होंगी? कमजोर होंगी। तो जो अच्छी और नई कोशिकाएं हैं, कीमो उसको भी कैंसर समझ जाता है। कीमो उसको भी क्या समझ जाता है? कैंसर। तो शरीर की जितनी कमजोर कोशिकाएं हैं सबको कीमोथेरेपी, कीमो मतलब लिक्विड होता है, तो सेलाइन पानी में चढ़ा दिया जाता है शरीर पर। तो वो नई कोशिकाओं को क्या समझ जाता है? कैंसर। इसलिए वो कैंसर को तो मरबे करता है, नई कोशिका को। तो कीमो किसी कैंसर वंसर को नहीं मारेगा। जितना कमजोर और नया कोशिका मिलेगी सबको तरतरा देगा, सबको क्या कर देगा? तरतरा देगा। अब जैसे मान के चलो हमको सूचना मिला कि काला टी-शर्ट पहन के आया आदमी, इसमें आई कार्ड वाला है, तो हम सब काला कपड़ा वाले को पीट दें तो निर्दोष भी पिटाएगा, पिटाएगा ही नहीं। वही करता है कीमो। जितनी तो नाखून वगैरह घटने लगता है, टकला हो जाता है आदमी, टकला हो जाएगा। तो कैंसर के मरीज की पहचान हो जाएगी। अगर कीमो चढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? टकला हो जाएगा, बालें नहीं रहेगा सर पे। क्यों? वो कमजोर कोशिका थी। बाल की कोशिका कैसी होती है? कमजोर। और कीमोथेरेपी क्या समझ गया था उसको? उड़ा दिया।
जितना कमजोर देखेंगे सबको क्या करते हैं, गायब कर, सब गायब कर दिया यहाँ पे। इसलिए कैंसर का कोई डायरेक्ट इलाज नहीं है, वो एक तरह का अंदाजिए क्या मारना है, तीर मार। अब जैसे किसी को माउथ कैंसर होता है, क्या होता है, माउथ कैंसर, शुरुआती में पकड़ लिया गया तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा, ऑपरेशन कर देगा और पहले उसको जांच कर लेगा कहाँ तक फैला है, उससे थोड़ा बढ़ा के काट देगा, फिर देखेगा इसमें नस में तो नहीं गया है। नस मतलब होता है नोड, लिम्फ नोड, क्या बोलते हैं, लिम्फ। अगर हुआ चल गया है तो मतलब शरीर के अन्य अंग में भी गया होगा, तब वो पानी चढ़ाएगा पूरे शरीर में से मारने के लिए, समझ गया। अगर नस में चल गया तो पूरे शरीर में पहले दौड़ा दौड़ा मारेगा, 6 महीना तक खूब दवाई चढ़ाएगा, सारा नया नया कोशिका को मुआ देगा यार। उसके बाद क्या करेगा, आपको ना मशीन में ले जाएगा, रेडिएशन मशीन में, और यहाँ से एक्सरे मारेगा एकदम भयानक लेवल का, आपका नस वो सब मर जाएगा, नया नया कोशिका करिया हो जाएगा। ये माइकवा कलर दे, मेरे शर्ट का कलर देख रहे हो, इस कलर का इधर का फेसवा बना देगा एकदम एकदम, अब पूरी कोशिकाओं को मार देगा। और उसके बाद से अंदाजिए मारा है, क्योंकि जो कोशिकाएं बिगड़ गई हैं, जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उन किसी का बात नहीं मान रही हैं, खाली अपनी अपनी नया नया कोशिका बना रहा है, नया नया कोशिका बना रहा है, किसी की बातें नहीं सुन रहा है, उसी को मार देना है। अगर वो मर गया तो पूरा शरीर ठीक, एको को ससुरा बच गया, सुतल रहेगा, फिर क्या कर देगा, निर्माण करना। आ जाइए, मिठाई, जय हिंद जय हिंद, आइए। वालेकुम सलाम, क्या नाम हुआ, मन्नान अंसारी, कहाँ के रहने वाले हुए, बेतिया पश्चिमी चंपारण, कहाँ पोस्टिंग है, अररिया है, चलिए बढ़िया, ऐसे ही और आगे बढ़ते रहिए। और मिठाई मेरा, हाँ मिठाई नहीं छोड़ते। वालेकुम अस्सलाम, चलिए अब क्या करते हैं, अच्छा पहले मजदूरी करते थे, अभी नौकरी अभी मजदूरी छोड़वा दिए, बहुत अच्छा। देखिए ऐसे आप लोग भी पिता का काम, और कभी भी अपने अब्बा का काम को लेके अपना शर्मिंदा नहीं सोचिए, मजदूरी करके आपको डबल स्टार पे ले गए यहाँ पे। इसलिए कभी भी कई लोगों को देखते हैं, लोग छुपाते हैं कि मेरे पिताजी, अरे भैया इसमें क्या गलत है, वो तो आपको पालने पोसने पढ़ाने के लिए यहाँ तक लेके आया। सोचिए अगर मजदूरी ना करके कोई और करते रहते तो आपको कहाँ तक पहुँचाए रहते। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, सबका स्ट्रगल रहता है, इनका भी स्ट्रगल था पश्चिमी चंपारण से। और वाल्मीकि नगर उधर है ना, बगहा में बहुत बड़का जंगल है जी आपके एरिया में। तो पहले चंपारण का नाम था चंपा का जंगल, तभी हो गया वहां से चंपारण। हमको थोड़ा सा खिलाइएगा, इतना ठीक है। हाँ हमको सुबह से शाम तक खाना है ना, ये वाला। बढ़िया से फोटो ले लो जी। भाई हैं आपके? जी सर, भाई अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब इनको बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं। तब भी जल्दी लेके आओ, समझ में आ गया। लाइट तो जली रहे हैं, इधर आ जाइए। चलिए ऐसे ही अम्मी अब्बू का नाम रोशन कीजिए। और आप छोटे भाई हैं, आप भी जल्दी आइए यहाँ पे ताकि मिठाई मेरा आ सके। हाँ ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो चलो जल्दी आ जाओ यहाँ पर और एकदम बढ़िया से और आगे जाकर समझ आ गया। बीपीएससी निकालो, ट्रिपल स्टार, पूरा एकदम घर का नाम ऐसे रोशन कीजिए। देखिए जिसके घर में अभाव होता है ना, उसको मेहनत करना मजबूरी हो जाती है, कोई रास्ता ही नहीं बनता है। और गांव में ना अगर पैसा नहीं है तो लोग बड़ा सता देते हैं, एकदम रुवा रुवा के रख देते हैं सब। तो जैसे इनके पिताजी मजदूरी कर रहे होंगे तो कितना ही पैसा मिलता है, और उसके बाद से भी ना कोई किसी दिन काम मिला किसी दिन नहीं मिला, ये सबसे बड़ा उसमें खराबी होती है। अच्छा दूसरा क्या है ना, लोग मजदूर को ना, वो काम कर रहे हैं भाई, उसको रेस्पेक्ट भी नहीं देते हैं। भाई आपका काम करने हैं, जैसे हम अपना काम कर रहे हैं, तो देखिए हम काम कर रहे हैं, शिक्षक रेस्पेक्ट मिलेगा, डॉक्टर अपना काम करेगा रेस्पेक्ट मिलेगा, वकील काम करेगा रेस्पेक्ट मिलेगा, दरोगा जी हैं जबरदस्ती रिस्पेक्ट मिलेगा, इनको तो डरे बहुत गाँव में ढेराई लगेगा यहाँ। लेकिन कोई मिस्त्री काम कर रहा है तो उसको लोग रेस्पेक्ट देना भूल जाते हैं। भाई वो भी तो आप ही का काम कर रहा है,
आप डराएंगे लोग, सब लोग गांव का आदमी, ठीक है। ईमानदारी से काम कीजिएगा, किसी को डरा के नहीं। कोई गरीब का सहारा बनिए आप। कोई आपके अंदर कोई भी ईमानदार इंसान को लगे, थाना में जाएं तो हम इनके पास जाएंगे तो हम लोग को अच्छा होगा। कॉलेज बहुत, अब मतलब कॉलेज जो बैच आते नए नए आ रहे हैं ना, उससे बहुत सारा चलिए बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ तुम अभी ऊपर नहीं, इनको मोबाइल दे दो, आइए यहाँ रोशनी अच्छा आएगा। हाँ हाँ, हम तो इस्माइल करिए रहे। चलिए रुकिए, आपको फोटो खींचने ना आया, हम बढ़िया से खींच देते हैं। देखो हाँ, बताओ कौन बढ़िया, वो था कि ये वाला? हाँ चलिए ऑल द बेस्ट। बताओ सेंटोसोम वगैरह समझ में आ गया? आप लोग भी मेहनत करते रहो, सब अच्छे से रिजल्ट आओ। हम अभी भी बताते हैं, अमीर बच्चे आप कहीं भी पढ़ लीजिए, हमारी संस्था गरीब मजदूर रिक्शा वाला ठेला वाला इन लोग के लिए हमारी संस्था है। हाँ आज भी कहते हैं अमीर लोग आप जहां पढ़ना है पढ़ लीजिए। इसलिए आप देखते होंगे, अगर कोई कहता है कि सर हमको बैठने में दिक्कत हो रहा है, हमको यहाँ दिक्कत है, हम कहे भैया तुम अमीर आईफोन वाला आदमी है, हमारी संस्था गरीबों की है। उसको घर में बैठने को ठीक से जगह नहीं मिला, इसलिए वो यहाँ भी बैठता है तो उसको ठीक लगता है। हमारे घर में वैसे बच्चे आते हैं जिनका घर मिट्टी का जमीन है, खाना खाने के लिए लोग डाइनिंग टेबल पे नहीं ज़मीन पे ही बैठ के पढ़ते हैं, तो उसको हमारे यहाँ ज़मीन पे बैठ के पढ़ने में कोई ऐतराज़ नहीं होता है। तो हम खैर अब किसी को मना तो नहीं करेंगे कि भैया तुम पैसा वाले हो तो अपराधी थोड़े हो, तुमने भी मेहनत किया है, सम्मान है आपका भी। लेकिन किसी भी संस्था का ये कोर फोकस्ड होता है, तो हमारी संस्था उसी चीज़ के लिए। इसलिए देखिएगा ना, जितना चीज़ें आप लोग के लिए होती है ना, जैसे अभी देखो अभी हम लोग एग्ज़ाम लिए बीपीएससी का, तो एक बच्चे पे खर्च आता है 175 रुपीज़। इसमें ना 125 रुपये तो सेंटर वाला ही ले लेता है, हर बच्चे के ऊपर 125 रुपये कौन ले लेता है? वो संडे के दिन पूरी इंप्लॉई को रखेगा, सबको लगेगा फ्री में, तो 125 अलग अलग सेंटर है, कोई 150 भी लेता है, कोई 100 भी लेता है, तो एवरेज कितना ले लेते हैं? बाकी बचा कितना? 50। उसमें आपका आंसर शीट, प्रिंटिंग कॉस्ट, ए टू जेड बहुत सारा चीज़ें होती है। आपको OMR देना होता है, आपको क्वेश्चन पेपर देना होता है, उसके बाद आपको उसका डिस्कशन देना होता है, ट्रांसपोर्टेशन छपता कहीं और है, ले आया जाता है कहीं और से, प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए अलग इंप्लॉई लगाया जाता है। अपना इंप्लॉई लगा देंगे तो दिक्कत ना हो जाए, लीक कर देगा, तो बाहर का इंप्लॉई उसको सीधे कहा जाता है कि एग्जाम से पहले कोई मारे तो धो देना, कोई मांग दे तो पीछे सबसे पहले क्या कर देना? धो देना। इस सब में कॉस्ट आएगी, फिर मैनेजमेंट में इतना, तो पर बच्चे कितना आ जाता है? 175। अब बताओ अगर हम लोग 10,000 बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, अब मैथ तो आता होगा, आता है? कितना हुआ? एक 1,75,000, वाह। ₹17,50,000। अगर हम 10,000 बच्चों का टेस्ट ले तो एक दिन का खर्च, समझ में आ गया? जब हम बाहर सेंटर भेजते हैं तब। अगर हमको बहुत आपके पैसे का लालच रहे तो हमको ये टेस्ट नहीं भी कराएंगे, क्लास में बैठा के करा लेंगे तो भी आप खुश हो जाएंगे। लेकिन आपके लिए वो एग्ज़ाम वाली फीलिंग, आपका रोल नंबर उस बेंच पर चिपकाना, गेट के बाहर चिपकाना, ताकि धीरे धीरे आइडिया लग सके। यहाँ पर पहले ऐसा फिक्स नहीं रहता, पहले जो पैसा जो देता था ना, कोटा वोटा में जाता था, 2 लाख 2.5 लाख फीस देता था, तो उसको यही सुविधाएं दी जाती थी। तो घर आके कहता था हम लोग का टेस्ट लिया जाता है, एग्जाम लिया जाता है, ये लिया जाता है, और यहाँ भी लिया जाएगा, सारा चीज दिया जाता है कि नहीं? हाँ, आप लोग को तो बिहार पुलिस में भी लिए थे, नहीं लिए थे? कितना पैसा दिए थे? एग्जाम टेस्ट देने के लिए कितना रुपया दिए थे? 1 रुपया भी नहीं। इधर कॉस्टिंग, समझ में आ गया?
प्रॉब्लम कब आती है कि हमारे वजह से बहुत ही लोगों को लगता है कि उनको भी पैसा खर्चा करना पड़ेगा। कई लोगों को लगता है कि उन्हें भी इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा तब ना बचवा कहेगा। अब बचवा टोक देता है। बचवा क्या कर देता है? टोक देता है, आप ही खर्चा कीजिए हम लोग से। अच्छा, हम अपने जेब से कर रहे हैं? ईमानदारी से बताओ, तुम ही लोग का पैसा है भैया, हम अपने जेब से खर्च कर रहे हैं, आप ही लोग का पैसा है। तो कई लोगों को बचवा कहता है आप भी लीजिए टेस्ट, और वो लोग कहता है कि ये पैसा रखे थे जमीन खरीदने के लिए, इतना अच्छा चौराहा पे जमीन किना जाता है, इन सब का टेस्ट लेंगे। रुको बताते हैं। खाने सर गलत है, यही गलत है, जरूरत नहीं, तोरा नहीं लेना है मत ले ये कैसे गलत हो गया? अभी तो पूरे बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लेंगे हम, लगभग 25 जगह पे सेंटर बनाएंगे। 25 कहीं से भी कहीं रहे आप। एजुकेशन सिस्टम से कमाना नहीं, एजुकेशन सिस्टम को बदल के रख देना है, यहाँ पे बदल देना है, समझे ना। और यकीन मानिए कि ऐसे मजदूर घर के बच्चे, इनके अंदर हिम्मत आया है तो ये संस्था की देन है। और अभी भी हम ये कह सकते हैं कि अपना केजीएस शान से कह सकता है कि अकेले खड़ा था जब 2 लाख से फीस को नीचे गिराना था, तो अकेले हम ही लोग खड़े थे। और आज भी, और ये हम नहीं कह रहे हैं, तुम किसी रिक्शा वाला ठेला वाला से पूछना ना, तो कहेगा कि हाँ मन करेगा। कोचिंग जब बंद करने की नौबत आई थी, बहुत सारे लोग कंप्लेन कर दिए थे। जैसे दिल्ली में आग लगी, दिल्ली में पानी घुसा, तो पटना के कई सारे, अब हमारी शिक्षक बिरादरी के लोग, हम क्या बोलेंगे उनको, कई लोगों ने कंप्लेन कर दिया कि इनके कोचिंग में 2 गो गेट है। वहाँ के देखा तो शर्मा के चल गया, 5-6 गो गेट है। लेकिन जब बंद होने की नौबत आई थी कि जब भी कोई चीज़ जांच हो रही होती है तो आप उसको नहीं चला सकते, ये रूल होता है कि पहले जांच कंप्लीट हो जाने दीजिए। तो रिक्शा वाला ठेला वाला क्या कर रहा था, हम गरीब सबका लड़का कहाँ पढ़ेगा, सोचिए, उसको भी पता है। तो आप लोग भी मेहनत करो ताकि बाकी लोगों को देख के आप लोगों से भी प्रेरणा मिले। आप लड़की लोग जब कामयाब होके जाओगी, न जाने कितनी लड़कियों को हिम्मत आएगा। उनके माँ बाप को हिम्मत नहीं, वो पढ़ाना चाहते हैं बेटियों को, लेकिन हिम्मत टूट जाता है क्योंकि पड़ोसी बोल देगा कि पढ़ के क्या होगा। अब तुम अगर यहाँ पढ़ने आई हो और जब नौकरी लेके जाओगी, कंधे पे 2 स्टार, पूरे गांव का जिन्होंने तुम्हारे पे उंगलियां उठाए थे ना, वो सैल्यूट मारने के लिए हाथ उठाएंगे, याद रखना। और वर्दी में तुम जाओगी ना, एक्चुअल में क्या होता है, समाज ने पुरुषों को वर्दी में देखा है डबल स्टार में, महिलाओं को देखा नहीं है, बहुत कम देखा है। तो गांव में ना बड़ा अचंभा लगता है यहाँ पे, तो ये जरूर करना। लेकिन अगर वही पटना पढ़ने आई हो, कंधे पे स्टार लगा के नहीं, घरे जाओगी और माथा पे चश्मा लग के, तो कई को गना गरिया आएगा आपको, बताओ माँ बाप को क्या बीतेगा। समाज को भी तो देख के चलना है हम लोग को। तो आप इतना ही वर्दी पे लगा लोगे तो कोई नहीं बोलेगा। सोचो, वही चश्मा, कलक्का चश्मा, अगर इसे लगा ली माथा पे तो 4 को बोलेगा सर। लेकिन वर्दी में है, धूप में ड्यूटी है, अगर वो पड़ रहा है तो लगाना पड़ता है चश्मा। आप देखो एनएसजी कमांडो वगैरह में कोई बोलेगा, एसपीजी वाले में वो तो कलक्का लगाइए कर आता है सर, लेकिन अभी लगा लोगी तो बोलेगा। लेकिन अगर वही लगा के खड़े रहो, लड़का या लड़की, लड़के लोग बताओ ना, करिया चश्मा लगा गांव में घूम जाओ ना, बहुआ पढ़े गई लो, बिगड़ गई लो, आवारा। लेकिन तुम पढ़ के स्टार लगा लो यहाँ पे, और फिर चश्मा लगा के ऐसे बोल्ड खड़े रहो यहाँ पे, तब लोग कहेंगे क्या वर्दी जच रहा है, गांव का नाम रोशन कर दिया। जो ससुरे तुम्हारे दुश्मन भी है ना, वो भी कहेंगे गांव का नाम रोशन कर दिया, हमारे चाचा का लड़का है अरे बाबू, हम लोग के गांव पटदार में, गांव में एगो मास्टर है, वो सबसे हम लोग का झगड़ा चलता है, पानी पी पी के कोसता है, लेकिन पीठ पीछे क्या कहता है, खान सर हमारा भतीजा। मतलब पीठ, हम लोग जब इंटर 11 में पढ़ते थे तो केस कर दिया था कि हम लोग का कभी नौकरी ना लगे, समझा गया। दरोगा पुलिस आ गया था, तो डबल स्टार घरे आके अगर बोलता है कि कहाँ है ये सब लड़का, निकालो, तो हम लोग निकले ले 11th का लड़का, तो दरोगो कंफ्यूज हो गया। 11th के लड़का की उम्र कितना होता है, वो कर ये क्या किया होगा। और हम लोग लेकिन डर गए थे, थरथरा गए थे यहाँ पे। अभी हम खोजते हैं उसको कि तो जो कौन कंप्लेन करे जो दरोगा साहब के लगे, वो पढ़ावले मिलेगा वो कहेगा हमारे गुरुजी के खिलाफ करा, 2 दे तो रहे हमने यहाँ पे। तो आप लोग जब पढ़ाई कीजिएगा तो याद रखिएगा, आप अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेंगे, खास करके लड़कियां। और अगर आप नहीं कामयाब होइएगा तो अगली पीढ़ी के लिए आप ही बाधा बनिएगा, उनके लिए आप खड्डा खोद के जाइएगा। तो अब वैसे केजीएस में पढ़ते हैं तो डिसिप्लिन तो होगा ही। और नया नया जो बच्चा है खदखदा रहा है, 1 हफ्ता रुको, इतना कचरा होगे कि शांत हो जाओगे। लड़की लोग को समझ में आ रहा है? अब पढ़ाई का तो टेंशन है, बिना दिमागे समझा देते हैं
नहीं समझा देते हैं। अच्छा लड़की लोग बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? आप बताओ कंफर्म हो गया कि नहीं? ऐसा नहीं, सबको दिमाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्लास कल समझेंगे, बैठे रहेंगे आप लोग। जय हिंद।